Good morning everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about nationalism in India अर्थात भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। ऑलराइट, तो जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा तरह तरह के आंदोलन और तरह तरह की यात्राएं निकाली गई, जिससे कई सारे जो बदलाव है वो हमें समाज में देखने को मिले और उनके कई सारे फ़ायदे भी हुए। कई बार एक तरीके से टकराव भी हुए, तो कई सारे एक तरीके से इतने ज़्यादा फ़ायदे भी देखने को मिले कि भारत जो है देखते ही देखते आज़ाद भी हुआ। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, महात्मा गांधी जब एक तरीके से महात्मा गांधी ने एक तरीके से असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया, तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद कई सारी उनको एक तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसी के साथ जब उन्होंने उस आंदोलन को रोक दिया तो फिर उन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसके चलते उन्हें उसका भी इसी तरीके से जो है कई सारी हानि देखने को मिली। फिर उन्होंने उनके जो है कई सारे एक तरीके से जो लोग थे, कई सारे लोगों को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ये सब रोकना चाहते थे और जेल में जितने भी बंद लोग थे और नेता थे उनको एक तरीके से रिहा कराना चाहते थे। और गांधी ये भी चाहते थे कि एक सभा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच हो, ताकि सब मिलकर कुछ नए तरीके से बात कर सकें। इन समझौते के बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन गठित किया गया, जिसमें भारत में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू गई। तो ऐसा क्यों था? देखिए, तो जो इरविन थे, तो इरविन को देख करके महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को अपने विचारों के हिसाब से ये लगता था कि इरविन जो है उनका एक तरीके से समर्थन करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर उनकी बातों का कोई भी एक तरीके से समर्थन नहीं किया गया, और जब समर्थन नहीं किया गया एक तरीके से, तो उन्हें निराश ही होकर वापस आना पड़ा। और उन्हें जब वो एक तरीके से भारत वापस आए तो उन्होंने फिर क्या किया, अवज्ञा आंदोलन जो है वो दोबारा प्रारंभ कर दिया। और साल 1934 में आंदोलन जो है वो धीमा पड़ चुका था, क्योंकि इस बार जो है लोग उनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे थे और उनका एक तरीके से उन्होंने सहयोग भी नहीं किया। ठीक है, तो बहुत जो गति है आंदोलन की वो काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ गई थी। तो देखिए, लोगों ने आंदोलन किस तरीके से लिया, तो इसमें हम देखते हैं नाफरमानी और सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे। तो देखिए, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया और उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो देखिए, गांवों के संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि उस समय एक तरीके से गुजरात में कौन लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पट्टीदार, और उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन एक तरीके से क्या थे, सक्रिय थे। तो व्यावसायिक फसलों की खेती के करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से चारों ओर जो है वो परेशानी अब बढ़ा दी थी। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना क्या हो गया था, नामुमकिन हो गया था। क्योंकि आपको पता ही है कि साल 1930 में क्या हुआ था, एक तरीके से इन्फ्लेशन का जो है वो दौर चल रहा था, यानी कि सुपर इन्फ्लेशन का, यानी कि महामंदी का। मंदी नहीं, उसे महामंदी कहते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ एक तरीके से क्या था, असंतोष था। असंतोष क्यों था? क्योंकि एक तरीके से चारों ओर क्या थी, भुखमरी थी। तो संपन्न किसानों ने सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि एक तरीके से उनकी जो 11 शर्तें हैं, जैसे लगान कम होना और एक तरीके से नमक पर एक तरीके से कर न होना, ये तरह तरह की जो 11 डिमांड्स रखी गई थी, तो उनको वो भी चाहते थे कि वो ख़त्म की जाए, क्योंकि उसमें संपूर्ण देश का एक तरीके से हित था, और वो भी चाहते थे कि एक तरीके से उनको आज़ादी मिले। तो उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार जो है अनुचित सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर कर दिया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई गई थी, लेकिन जब साल 1931 यानी कि 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिए गए, तो बहुत सी जो उन्हें बड़ी निराशाएं हैं उनके हाथ लगी, और फलस्वरूप जब 1932 यानी कि 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया तो उसमें बहुतों ने उनमें से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो कई सारे किसानों के ऊपर भी एक तरीके से जो मुश्किल थी वो खड़ी हो रही थी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट के हाथों में
अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। क्या होता था? एक तरीके से रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लेना। ठीक है, तो किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी और इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया था और ताकतवर हो चुके थे। तो इसके बारे में हम लोग जो है अपने 5वें अध्याय में बात करेंगे डिटेल से। और उन्होंने क्या किया कि जो उनके कारोबार थे उनको फैलाने के लिए ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनसे उनके कारण में व्यावसायिक गतिविधियां की रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात का बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में काफ़ी कमी आ जाए। और व्यावसायिक हितों में संगठित करने के लिए उन्हें 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल कांग्रेस और 1927 यानी कि 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। तो देखिए, साल 1927 में एक तरीके से किस चीज़ का जो है गठन किया गया, तो आप लोगों ने यहाँ डिटेल से देख लिया। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फिर क्या हुआ कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति के नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयोजित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज और ऐसे युग को देखना चाहते थे जहां पर कारोबारी औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होती, अर्थात वो चाहते थे कि जो व्यापार और उद्योग है वो निर्भर ढंग से फल फूल सके। और गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद एक तरीके से व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्होंने उग्र गतिविधियों का भय था और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों के समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं मिला। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस में नज़दीक आते रहे और मजदूर कांग्रेस में छिटकने लगे, तो फिर भी बहुत सारे मजदूरों ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। और साल 1930 में रेलवे कामगारों में और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। तो साल 1930 में छोटा नागपुर में टीन खानों के हजारों मजदूरों को गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया गया। और फिर भी कांग्रेस और अपने कार्यकर्ताओं में मजदूरों की मांगों को सम्मिलित करने में हिचकिचाती रही और कांग्रेस को लगता था कि उसमें उद्योगपति जो आंदोलन है वो दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और गांधी जी ने जो नमक आंदोलन चलाया था, जिसमें नमक सत्याग्रह के दौरान तो हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी और उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक बनाया। तो देखिए, ये राष्ट्रवादी जुलूस में औरतें भी शामिल थी, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी औरतें जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर छोड़कर बाहर निकली और सार्वजनिक क्षेत्र पर आई। और इस चित्र में आप बच्चे भी देख सकते हैं जो कि वो अपनी गोद में लिए हुए हैं और बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें भी, माओ को भी जुलूस में देखा जा सकता है। तो उन्होंने विदेशी कपड़े व शराब की दुकानों पर पैकेटिंग की और बहुत सारी महिलाओं ने जेल भी गई। और शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखने लगा। और जैसे कि सार्वजनिक भूमि में इसके इजाफे का मतलब समझा जाए तो औरतों की स्थिति में कोई भी भारी बदलाव आने वाला था। तो गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौंकना और संभावना अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना है और औरत का असली कर्तव्य भी यही है। तो इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरत को जगह देने से हिचकिचाते रहे और कांग्रेस में उनके प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो देखिए, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए,
तो ये तिथियां जो हैं एक तरीके से आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर का सार है। तो फरवरी, मई, दिसंबर साल 1930 और मार्च 1930 और मार्च 1931 और दिसंबर 1933 और 1932। तो ये जो है आप पूरी जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट। तो देखिए सामान्य अवज्ञा की सीमाएं, तो इसमें इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाओं से प्रभावित नहीं थे। ऐसा एक ही समूह राष्ट्र के अछूतों का था। तो वे साल 1930 के बाद को खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी संपन्न हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना जो है 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि एक तरीके से समाज में जो है वो एकता बनी रहे, जो सभी समुदाय के लोग हैं वो एकत्रित होकर एक तरीके से किसी चीज़ का विरोध करे, जब भी एक तरीके से स्वतंत्र और स्वराज जो है उनके हाथों लगेगा। परंतु समाज में अछूतों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था और अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया और उनमें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया और मिला ढोलेवानों के काम और प्रतिष्ठित दिलावे के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जाति का आह्वान किया और वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलितों नेताओं ने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीति हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करना चाहते थे और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, ताकि वहाँ से वो विधायक परिषदों के लिए केवल दलितों को ही जो है चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर नहीं हो सकती। इसलिए सामान्य अवज्ञा आंदोलन में दलित की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी और महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खासतौर पर दिखाई देती है कि जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साल 1930 में दलितों के दमित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित हुए और दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों के लिए सवाल और दूसरे गोलमेज सम्मेलन का महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रतिक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि समाज में एक तरीके से ऊंच नीच अलग ही दिख जाएगी और जो समाज है वो एकत्रित नहीं हो पाएगा। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर साल 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दमित वर्गों में हैं, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम दे दिया गया, यानी कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। और हालांकि उन्हें भी मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के लिए नेतृत्व में चले रहे और राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखने लगे। भारत में भी कुछ एक तरीके से मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में भी सामान्य अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। फिर भी कई सारे असहयोग और खिलाफत आंदोलन को शांत पड़ जाने पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस से कटा हुआ था और महसूस किया जाने लगा कि साल 1920 के दशक में मध्य के कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों को काफ़ी करीब दिखाने लगेंगे। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए और दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, तो इससे कई शहर जो है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए और हरे दंगे के साथ साथ दोनों समुदाय के बीच जो है वो फासला बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया और साल 1927 में एक ऐसा लगा कि एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं व प्रतिनिधित्व के सवाल पर मुस्लिम जो लोग हैं कि नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए तो मुस्लिम जो है बहुल प्रांतों यानी कि बंगाल और पंजाब के मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और प्रतिनिधित्व पर सवाल की बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि साल 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जयकर ने समझौते के लिए किए गए रहे प्रयासों में खुलेआम जो है उसकी निंदा की और निंदा करके जिससे
इस मुद्दे का समाधान भी सारी संभावनाएं जो है वो समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी भी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे जो मुस्लिम नेता थे वो और बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यकों के रूप में तो मुस्लिम की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे, क्योंकि उन्हें वह था कि जो हिंदू है वो बहुसंख्या और वर्चस्व की स्थिति के अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और पहचान उनकी जो है वो खो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में और इससे रिलेटेड और सभी जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो भारत है, भारत संपूर्ण तरीके से आज़ाद हुआ। तो अब तक की इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरीके से जो टकराव है और टकरावों के साथ जो स्थिति है वो भारत में बनी रही, महिलाओं का क्या योगदान एक तरीके से आंदोलनों में रहा, फिर साथ ही साथ एक तरीके से समुदायों को लेकर के किस तरीके से भारत में मतभेद रहे, जैसे कि एक तरीके से अछूती जातियों को लेकर के एक तरीके से मतभेद रहा, जिसे एक तरीके से शेड्यूल कास्ट बाद में बना दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गठन के और प्रस्ताव के द्वारा। फिर मुस्लिम और हिंदुओं में भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक टकराव देखने को मिले। तो कई सारी स्थिति ऐसी भी थी जो एक तरीके से भारत को स्वराज दिलाने में एक तरीके से कामयाब नहीं बन पा रही थी, परंतु फिर भी देखेंगे हम कल की वीडियो में किस तरीके से जो भारत है वो संपूर्ण आज़ादी के करीब जो है धीरे धीरे गया। और भारत आज एक आप देख ही सकते हैं कि भारत जो है आज संपूर्ण तरीके से एक स्वतंत्र देश है और एक पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।